जौहर। अभिनंदन आप सभी को। मेरे सोशल मीडिया के सभी अकाउंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आदित्य सर आप सभी स्टूडेंट्स को आगामी बोर्ड परीक्षा, आगामी सत्र 2026-27 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज पूरा करने वाला हूं। तो बिना देर किए जो अब तक मेरे अकाउंट पर नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़े, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को मदद मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारा हमें प्यार और आशीर्वाद दे। चलिए मैं बिना देर किए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या पढ़ना है इसके जिक्र करते हैं कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संख्या होता क्या है, संख्या क्या है, किसे है, या संख्या के प्रकार क्या है। ये बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से आज समाप्त करेंगे। फिर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर, जैसा कि हमने वादा किया था। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, संख्याएं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या होती क्या है, कि संख्या हम कहते किसे हैं, है ना। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़े हैं, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे को मदद मिले। और एक आवश्यक चीजें मैं बता देना चाहता हूं, जो मेरे एकेडमी के इर्द गिर्द इधर उधर जितने भी गांव हैं, 2 4 5 10, सिरमंडी, दसरोडी, दरवेडी, मोदीडी, गोदोडी, घोषणाडी या अन्य भी जो भी हैं, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं मात्र लड़कों को 50% फी पर, ऑफलाइन में 50% फी पर मैं पढ़ाऊंगा, और लड़कियों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दूंगा क्लास 9th और क्लास 10th में। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो मेरे अगल बगल गांव हैं इस अवसर का लाभ उठा सके, है ना। लड़कियां अपना निःशुल्क शिक्षा जो हम दे रहे हैं उसको प्राप्त कर सके, और लड़के के लिए मात्र 50% फी पर शिक्षा उपलब्ध कराएं। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री शिक्षा दूंगा। इसीलिए मैं आप सभी से पुनः एक बार विनती करता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर करें, पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या हमें जानना है, क्या पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे संख्याएं के बारे में। नंबर्स के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि संख्याएं दो तरह की होते हैं। यहां संख्या आपके पास दो तरह का आएगा। एक आएगा वास्तविक संख्या, और दूसरा आपका आएगा काल्पनिक संख्या। ये दो प्रकार की संख्या है। काल्पनिक संख्या पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ना ही इसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। काल्पनिक संख्या पे चर्चा हमें नहीं करना है, सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या मेरे पास 5 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होंगे, तो 5, है ना। अब 5 कौन कौन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 5 संख्या कौन कौन से हैं।
वास्तविक संख्याएं जो 5 है वो कौन कौन से हैं ये अभी हम जान लेते हैं, फिर इनका हम क्या करेंगे, विस्तार रूप को देखेंगे, है ना। वास्तविक संख्या के विस्तार रूपों को देखेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला इसका प्रकार जो आएगा वो आएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है। दूसरा इसका जो प्रकार आएगा वो आएगा पूर्ण संख्याएं। और तीसरा जो इसका प्रकार आएगा वो आएगा पूर्णांक। चौथा जो पढ़ेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। और पांचवा जो पढ़ेंगे वो आपके पास रहेगा अपरिमेय संख्याएं। ये 5 प्रकार की संख्याओं को हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्याओं में से जानेंगे क्या क्या, तो भाज्य संख्याएं। एक और जानेंगे अभाज्य संख्याएं। और सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये टोटल 9 संख्याओं को हम क्या करेंगे, विस्तार रूप को, विस्तृत रूप को आपके सामने रखेंगे, है ना, कि ये संख्याएं किस प्रकार से हैं और किन किन संख्याओं को हम बोलते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। ये टोटल 9 संख्या के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग एकदम माइंड पूर्वक अपने दिमाग को सेट कर लीजिएगा, शादी ब्याह जैसा नहीं। क्योंकि मैं बताऊं एक बात, ये सारी लिख लें। और आजकल लगन का जब सीजन चल रहा है ना, तो बेटी की शादी होती है तो लोग, गांव की बात करें, मैं पर्सनली गांव से, मेरा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, जब बेटी की शादी में जाते हैं, किसी दूसरे की बेटी की शादी में, तो डीजे गाजा बाजा के साथ जाते हैं और उनको नेतपुरी के तौर पर पता है कितना देते हैं, 101 रुपया, 51 रुपया। और वो डीजे में कितना खर्च करके आएंगे, 20,000 मिनिमम खर्च डीजे वगैरह लाने में 20,000 होता है। ये 20,000 उस बेटी की शादी में मदद ना करके 20,000 जो है मात्र आधे से 20 मिनट के समय में, आधे से 1 घंटे के समय में वो 20,000 उड़ा के खत्म कर देते हैं। गांव की मानसिकता ये है। गांव की मानसिकता ये भी है, पढ़ाई पे ना खर्चा करके अपने बेटे को गैर जरूरत चीजों को देना, साइकिल वगैरह वगैरह चीजों को देना। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए इसको लिखिए, फिर इस संख्याओं को हम विस्तार रूप से जानेंगे। हम आपको बताए थे कि संख्याओं को डिटेल में जानेंगे, तो वास्तविक संख्या के जो 5 रूप हैं, वास्तविक संख्या के जो 5 रूप हैं, पांचों को हम क्या करते हैं, डिटेल में बताते हैं। पांचों को हम क्या करें कि डिटेल में बताएं। पांचवा में से पहला जो आपके सामने होगा वो क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्याएं किसे कह सकते हैं,
तो प्राकृत संख्याओं को बताने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एकदम छोटी सी झंझट को नहीं पालेंगे और लिखेंगे प्राकृत संख्या के एग्जाम्पल में कि प्राकृत संख्या हम उसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम क्या करेंगे कि काउंट करेंगे, जिन संख्याओं को हम क्या करेंगे कि काउंट करेंगे, है ना। जिस संख्या को गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को क्या कर सकते हैं कि गिन सकते हैं, वह संख्या प्राकृत संख्या वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। कि गणन संख्याओं को, गिनने वाली संख्या को किसको कहेंगे कि गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि गणन संख्याओं को है ना प्राकृत संख्याएं कहते हैं। टोटल 5, कोई डाउट जी नहीं। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो दूसरा बनेगा वो बनेगा पूर्ण संख्या। एकदम पहले एग्जांपल देंगे, फिर इसकी परिभाषा को हम क्या करेंगे लिखेंगे। पहले एग्जांपल आपको बताते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, उसके साथ ही क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर को यानी प्राकृत संख्या को आप ऐड कर दीजिए। किसमें 0 में, 0 में आप प्राकृत संख्याओं को ऐड कर दीजिए तो वह संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब सभी प्राकृत संख्या जितने प्राकृत संख्या होंगे क्या होगा कि जितना प्राकृत संख्या होगा उसको क्या करेंगे शून्य के साथ आप ऐड कर दीजिए। जितना सारा प्राकृत संख्या होगा उसको आप शून्य के साथ ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो देखिए सभी प्राकृत संख्या संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ यदि मैच हो जाए मिल जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। तीसरा आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा पूर्णांक आएगा। क्या आएगा पूर्णांक आएगा। अब देखिए पूर्णांक क्या कुछ कर पाता है। तीसरा पूर्णांक को अंग्रेजी में हम इंटीजर बोलते हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या है, मतलब एक तरफ क्या है पूर्ण संख्या और दूसरी ओर पूर्ण संख्या है और दूसरी ओर जाएंगे, या इधर देखिए इधर पूर्ण संख्याओं का समूह होगा और इधर ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह, दोनों को ऐड कर दे। दोनों को क्या करना है ऐड कर देना एक ही लाइन पे। यदि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या का समूह जब एक ही लाइन पे आ जाए तो आप बता दीजिए कि ये पूर्णांक कहलाएगी। सपोज हम कर सकते हैं ऐसे, सपोज मान ले तो हम क्या कर रहे थे कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या एक तरफ और दूसरी तरफ पूर्ण संख्याओं का जो समूह होगा, है ना। तो आपको बता दी सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपके पास पूर्ण संख्याएं 2 3 4 ये है। अब ऋणात्मक प्राकृत संख्या और दोनों का क्या है ये जो समूह है, यहां से यहां तक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। दोनों का जब समूह आएगा तो इसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। इसी को क्या कहेंगे कि पूर्णांक बोलेंगे। आनी यहां बताता है
कि सभी पूर्ण संख्याएं है ना ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के साथ मिलकर क्या करती, पूर्णांक बनाती है। पूर्णांक बनाती है यानी सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिलकर जो है वो पूर्ण संख्या बना लेगी और पूर्णांक बना लेगी और इसी को हम बोलेंगे कि पूर्णांक। नेक्स्ट पर हम आते हैं और नेक्स्ट आपके सामने होगा कि परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट जो पांचवा चौथा होगा वो हो जाएगा परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं, इस पे एकदम ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या किसे कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या जो है वो चार तरह के रूल को शो करता है। परिमेय संख्या जो है वो चार तरह के रूल को शो करेगा। पहला रूल बता रहा है कि परिमेय संख्या हम कह किसे सकते, तो चार रूल में देखिए, चार रूल आपका क्या शो कर रहा है परिमेय में। तो पहला रूल जो है किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख लेना। दूसरा रूल जो शो करेगा q बराबर 0 नहीं होनी। तीसरा रूल शो करेगा कि p q जो है वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, p q पूर्णांक होगा। और चौथा जो शो करेगा वो HCF जो होगा किसका किसका, p और q का, p q का वो कितना होना है, 1 होना है। p q का जो HCF होगा वो टोटल 1 होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं वह संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। पहला चीज p बटा q के रूप में लिखने के साथ साथ है ना एक और नियम शो करेगा कि q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए, p व q क्या हो, पूर्णांक हो। और जो HCF होगा किसका किसका, p q का, वो कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। देन इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जो हो गया वो हो जाएगा 1/2, 0/1, 5/7, ये डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जो हो जाएंगे वो परिमेय संख्या आएगा। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को स्किप करके। नेक्स्ट हम बताते हैं कि अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे। चार पांच संख्याएं और बच गया है, मैं उसको कंप्लीट करता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आऊंगा। सबसे पहले क्या दी है कि परिमेय तो हमने पढ़ लिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या हम किसे कह सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पांचवा, उसके बाद नेक्स्ट पे जो चार और एक्स्ट्रा में बताए हैं उसको बता देंगे आपको। तो देखिए पांचवा क्या कहती है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कह सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कह सकते हैं कि वह संख्या है ना, वह संख्याएं जिन्हें हम
p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते। देन तो अभाज्य संख्याओं के ऊपर यदि टोपी पहना दिया जाए, यानी वर्गमूल लगा दिया जाए, स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, जैसे √3, √5, √7 है ना, √11 डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे। चलिए अभाज्य संख्या खत्म करने के बाद मैं आपको बता दूं, सॉरी अभाज्य नहीं, अपरिमेय संख्या होगा। अब आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं की ओर ले चलता हूं, उसके बाद सम और विषम, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर मैं प्रारंभ करूंगा। लेकिन इससे पहले अभी तक जो मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करें। चलिए बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो जिस भी संख्या को, जो भी संख्या के पास 2 से अधिक फैक्टर होगा, यानी वह संख्या डिफाइन ही कर दे सकते, वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणज हो, वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणज हो, यानी 2 से अधिक गुणज हो गया, 2 से अधिक फैक्टर हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड उसका हो गया, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या दो भाज्य संख्या है? जी नहीं। दो सम संख्या है, दो भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या क्या है, तो देखिए चार भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 से अधिक गुणज है। तो सर 2 से अधिक गुणज क्या क्या है, तो एक, दूसरा 2 और तीसरा 4। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 8, 9, 10। इसी तरह से जितने सारी संख्याएं हैं जिनके पास 2 से अधिक गुणज होगा, वो सारी की सारी जो संख्या कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसे कह सकते, तो चलिए उसका भी जिक्र हम कर देते कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, और प्राइम नंबर्स की बात करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, तो प्राइम नंबर में क्या आएगा कि वह संख्या जिसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज होगा, है ना। वह संख्याएं, है ना, जिनके सिर्फ कितना होंगे, 2 गुणज होंगे, 2 गुणज हो, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज होगा, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 3,
5, 7, 11, 13, 17, ये सारे के सारे सिर्फ एक और अपने से कटेगा, ये सिर्फ एक और अपने से कटेगा। तो जो सिर्फ एक और अपने से कटे वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब नेक्स्ट दो संख्याएं और बताने को बचा है ना, सम संख्याएं, इवन नंबर, और विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो देखिए यहां मैं बताता हूं आपको, बहुत मेरे पास स्पेस है ना। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं किसे कह सकते? तो सम संख्या जो जोड़ा में होगा, सम संख्या यानी जो जोड़ा में होगा, जो पेयर में होगा, है ना, तो वह संख्या जो दो से क्या हो, पूर्णता, दो से पूर्णता विभाजित हो, दो से पूर्णता विभाजित हो, उसे सम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास आएगा, दो से विभाजित होने के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सारे इसी तरह से जितने भी सारी संख्याएं हैं जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, दो से पूरी पूरी कट जाए, दो से पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। नेक्स्ट बचा है विषम संख्याएं, और विषम संख्याएं के लिए हम क्या करेंगे? कैसे जानेंगे कि संख्या विषम है? कैसे हम पता करेंगे कि यह संख्या विषम है? कैसे पता करेंगे कि यह संख्या बिजोड़ा है? यानी जो पेयर नहीं लगे, ये मेरे पास 3 मार्कर 3 है, और 3 क्या है? विषम है। चूंकि ये जोड़ा लग गया, ये अकेले बेचारा बच गया, एक और होता तो सम हो जाता, लेकिन क्या है? चलिए ऑड नंबर, ऑड नंबर भी बोलेंगे वह संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होता। अब दो से जो पूर्णता विभाजित ही नहीं हो वो क्या कहलाए? विषम संख्या कहलाएगा। और विषम संख्या कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप लिख लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे। यदि आपको यहां तक जो हमने संख्याएं पढ़ाया ये आपके दिमाग के अंदर बत्ती जला दिया हो तो वीडियो को शेयर निश्चित कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं पुनः एक बार फिर कहता हूं, हमारी एकेडमी के इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मैं उनको फ्री सेवा दूंगा। और लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आप 25 या 30 का ग्रुप बना लीजिए, हमसे आके बात कर लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में आइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लड़कों के लिए 50% मात्र फी पर मैं शिक्षा दूंगा। चलिए मैं हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को स्किप करके लिखिए और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1.1। चलिए एक्सरसाइज को हम शुरू कर चुके हैं और हमने बोला था एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जितने भी भाई बंधु इस
चैनल पर आके नहीं जुड़े आप, या जो जुड़ चुके, जो जुड़े हैं, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए जुड़ने से, ताकि उसे क्या है, आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026-27 में उनको मदद मिल सके। हर संभव मदद के लिए हम तैयार रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे आपके पास। और चलिए बात करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को, कुछ संख्याएं दिया है। पहला क्वेश्चन में 6 पार्ट 6 क्वेश्चन दिया है। 6 में से अभी 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 को पूरा करेंगे। 3 को पूरा करने के बाद पुनः फिर मैं 3 को पूरा करूंगा। तो 3 आपके सामने दिया है। संख्या क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को, संख्याएं दिया है 140, 156, 3825, ये संख्याएं दिया है। अब इन संख्याओं को क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। तो कैसा गुणनखंड भाई, तो अभाज्य गुणनखंड। कैसा गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है, और उनके गुणनफल के रूप में लिखिए। आप इस संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कैसा करना है, अभाज्य फैक्टर करना है, फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए इसे आप। अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, तो जो संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज हो, जो अपने और एक से विभाजित हो। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने से पहले हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए, आपको जिस तरह से एग्जाम में करना है, आपको जिस तरह से एग्जाम में करना है, हम उस प्रकार से इसे क्या करेंगे, करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे या हल लिखेंगे। आप क्या करेंगे, 140 को लेंगे। आपको विभाजिता के नियम आने चाहिए। यदि अंत में इकाई अंक के स्थान पे क्या है, शून्य है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से दीजिए, 2 सती 14, 0 बचा, 0 को दीजिए। अब फिर पुनः 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 बचे 10। अब क्या होगा, 5 से इकाई, तो 5 से चल जाएगा, 5 सती 35, 7 7। अब 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला वो कैसा निकला, तो 2 × 2 × 5 × 7 कैसा निकला, तो 2 × 2 × 5 × 7। अब ये सारी के सारी संख्या क्या है, सारी के सारी संख्या क्या हो गए, तो अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य फैक्टराइज में करना था, तो अभाज्य संख्या आएगा, तो इसको हम लिखेंगे किस रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में लिखिए। तो गुणनफल का रूप कैसा आएगा, 2 2 बार है, तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 तो लिखेंगे नहीं, 7 की घात 1 को लिखना नहीं है। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया। एनी डाउट, जी नहीं। जब कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को आप स्किप कर ले और इस क्वेश्चन को बना ले। इस क्वेश्चन को बनाए, हम चूंकि बना के दिखा देंगे, आप वीडियो को स्किप कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है मेरे भाई, तो सॉल्यूशन कुछ इस कदर करना है कि बेहोश नहीं होना है। लिखिए सबसे पहले 156। अगर इकाई अंक के स्थान पे 2 4 6 8 रहेंगे तो 2 से निश्चित रूप से वो विभाजित होगी। इस चैप्टर को धुआं करके छोड़िए आप, है ना। क्या करना है कि 2 से विभाजित कीजिए, 7 बार में दीजिए 14, 1 बचा, यहां 16 हो गया, 8 बार में 8 बार में। अब 2 से फिर से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 9 बार में। 3 से दीजिए, 3 इकाई, 3 तिया 9 जाएगा, 13 से 1 बार में। जब चल गया तो इसको हम किस कदर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 156 का फैक्टराइज करने पे क्या आया, 2 2 बार आएगा, 3 1 बार आएगा और 13 1 बार आएगा। तो इसका जब भी फैक्टराइज करेंगे, 2 की घात 2, 3 की घात 1 नहीं लिखेंगे, 13 की घात 1 नहीं लिखेंगे, और ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, आंसर आके तैयार हो गया। मैथ को लिखना नहीं है, मैथ को समझना है, मैथ को समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने 38 25। जब 5 है इकाई अंक के स्थान पे तो नेसेसरी क्या होगा, 5 से जाएगा। जब 5 से जाएगा तो क्या करेंगे, 5 से दे दीजिए आप, 5 से दीजिए, 5 5 सते 35, 3 बचा 32, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, बचा कितना 2,
25 हो गया, 25 25, पुनः फिर एक बार 5 से जा सकता है, पुनः फिर एक बार 5 से जाएगा। दीजिए 5 इकाई 5, 2 बचा, 25 25, 5 तिया 15, 30। कोई दिक्कत डाउट नहीं। अब 3 है, 5 3 से दीजिए आप एक बार, 25 15, 51 बार में खत्म। फिर 3 से दीजिए, 3 इकाई 3 7 21, जाएगा 17। एनी प्रॉब्लम नहीं, एक बार में सॉरी, एनी प्रॉब्लम? जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका फैक्टराइज कर सकते हैं 38 25 का। कैसे? तो 3 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया और 17 एक बार आ गया। छोटी संख्या को हम पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को क्या करनी है? पहले लिखनी है। और छोटी संख्या जब पहले लिख दिए तो इसको इस कदर लिखेंगे, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1 को लिखेंगे। ये हमारा फाइनल टच आंसर हो गया। आप इसको लिखिए, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन। 3 पार्ट इसका हो रहा है और तीनों को पूरा करते हैं, हम हटते हैं। आप इसको स्किप कीजिए, लिखिए, तब तक पानी पी के आते हैं। चलिए पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन को हम धुआं करने के बाद, है ना, चौथा और 5वां क्वेश्चन लिए हैं। चौथा 5वां को भी धुआं कर देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पर जाएंगे और दूसरा क्वेश्चन में लगभग 3 या 4 पार्ट जो भी होगा उसको क्लियर करेंगे। फिर तीसरा, और इसी तरह से इस चैप्टर में जितने 7 8 क्वेश्चन जो भी हैं उसको धुआं करने के बाद हम बढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की ओर। और अंग्रेजी माध्यम से भी आपको हम वीडियो अपलोड होगा, लगभग उसका कंप्लीट हो चुका है और वो भी हम बहुत जल्द डालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को धुआं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एकदम से लिखेंगे हल, और हल लिखने के साथ आप क्या करेंगे, इसको देखिए, लिखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें तो करना है 5005। अब 5005 करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पे कितना है, 5 है, तो 5 नहीं से सिर्फ 5 से क्या होगा, इस संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 5 से देंगे कितना बार में, 5 1 1, 2 0 है, 2 0 को लिखिए, 5 1 1। अब आप इस संख्या को कितना से दे सकते, इकाई अंक के स्थान पे 1 है, तो 1 या तो 3 से विभाजित हो, 7 से हो, है ना, यही देख लीजिए 3 से होना है क्या, 3 3 9 1 बचा, 3 3 9 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा संभवतः, 7 1 7 बच गया, 3 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 3 21। अब कितना से जाएगा, 11 से तो चल जाना चाहिए भाई, 11 1 11, 11 3 33, 13 से एक बार। तो चलिए 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कैसा आएगा, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो इस कदर आएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। एनी डाउट नहीं है तो तीर मारिए, निकाल के निगाहें निशाना लगाइए और सीधा टॉपर की ओर अग्रसर होइए। छेड़ेंगे शहनाई भी उस रात हम, जिस रात तुम्हारी बारात आएगी, नाचेंगे सब तुम्हारी शादी में जोश और जुनून से, रोएंगे हम उस रात जब तेरी याद आएगी। चलिए बहुत सारी बातें होती रहेगी और आइए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को धुआं करने के लिए थोड़ा सा आप वक्त दीजिए आपको, चूंकि ये मुझे याद है 17 19 और 23 से जाएगा, 17 19 और 23 से जाएगा, आपको देना है ना, हल करना है। 17 19 और 23 इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा। आप 74 29, कोई संख्या से नहीं कटेगा भाई, 17 से देखिए, 17 से कटेगा, 17 तिया 17 चौका 68, बचा कितना 6, हो गया 62, हो गया कितना 62, 17 तिया 51, बच गया कितना
11, तो 11 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 119। तो 7 से दीजिए 17 सते 119 आ जाएगा। अब 17 से कट गया, अब क्या करना है 19 से दीजिए, 19 दूनी 38, बच गया कितना 5, 57 हो गया, 19 दिया 57 और 23 से दीजिए। तो आप देख लीजिए 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होगा, तो 17 गुना 19 गुना 23, ये आपका अभाज्य गुणनखंड का रूप हो जाएगा। और पहला पार्ट धुआं होने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी पुनः एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें और शेयर जरूर करें, और क्या करना है, कमेंट जरूर करें। चलिए आप इसे लिखिए, मैं दूसरी पार्ट को धुआं करने के लिए आ रहा हूं, एक गिलास पानी पी के। अब बारी है दूसरा क्वेश्चन को धुआं करने की, नहीं आपके माइंड में धसाने की। आप मन को एकाग्र करके पढ़िए, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में आपके जैसा कोई नहीं हो। और चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद इसको हल करना है। मैथ्स देखिए क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, ये भी जोड़ा 91 और 26, 510 और 92 ये भी जोड़ा है। तो बताते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, दोनों युग्म, एक क्वेश्चन और होगा 3, लेकिन 2 अभी हमने स्क्रीन पे लिखा है, तीसरा क्वेश्चन को भी हम करेंगे। युग्मों के क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम याद करना है, इसको एचसीएफ और इससे एलसीएम याद करना है। उसके साथ क्या करना है, इसकी जांच भी करना है, इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं के गुणनफल यानी ये संख्या गुना ये संख्या जितना आता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यदि नहीं होता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, या आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन गलत किए हैं। तो देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देता है कि 91 और 26। अब 91 और 26 दोनों का हम क्या कर सकते हैं कि फैक्टर कीजिए। आप 91 और 26 दोनों का क्या करेंगे कि फैक्टर करना है ना। सबसे पहले आप कुछ नहीं कीजिए, जैसे एग्जाम में हम करवाना करते हैं वैसा लिखिए कि एक हल लिखेंगे। आप 91 का क्या करना है फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 91 का फैक्टर करने के बाद कितना आएगा ये आप ध्यान दीजिए। तो 91 का फैक्टर करने के बाद आप 7 से देंगे, 13 बार में खत्म, 13 से देंगे एक बार। तो जब तक शेषफल यहाँ क्या नहीं आ जाए, एक नहीं आ जाए इस स्थान पे, तब तक देंगे। 26 को कीजिए आप 2 से दीजिए 13 बार, 13 से दीजिए एक बार। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, तो 91 का फैक्टराइजेशन कितना आ गया मेरे भाई 1 × 7 × 30। एक को नहीं भूलिएगा, चूंकि एचसीएफ याद करना है तो एक को लिखने के लिए नहीं छोड़ना है फैक्टराइज। और 26 का कितना दिया, तो 1 × 2 × 13। अब मैच कौन हो रहा है भाई, तो 13 सिर्फ मिल रहा है, तो जो मैच होगा वो एचसीएफ कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा एचसीएफ। अगर और मैच करता तो इंटू होता, गुना होता 13 के साथ। तो यदि हम लिखे एचसीएफ किसका किसका, तो 91 और 26 का, तो कितना आ जाएगा 13 आएगा। एलसीएम यदि लिखे 91 और 26 का, तो कितना आएगा, तो कितना मेरे पास 2 × 7 गुना, जो मिल रहा है ये दोनों में से एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक ही लिखेंगे 13। तो कितना आ जाता है 13 7 91 दूनी 183, 182। एक आंसर यहां आ गया, एक आंसर आपका ये बन गया। अब कहता है कि जांच करना है, क्या कहता है कि जांच करना है। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं के गुणनफल, तो दो संख्याओं के गुणनफल क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या आएगा जांच में। तो जांच में आप लिखेंगे ऐसे, मैं करा दूं कैसे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना
HCF। पहली संख्या मेरे पास कितना है 91, दूसरी संख्या 26 और एलसीएम मेरे पास कितना है एलसीएम 182 और ये है 13। चलिए यहां से कीजिए 26 से काम 26 के 6 बाकी हाथ में 2, 26 9 234 और 2 236, 23 66। तो इधर भी आप गुना कीजिए 23 66 ही आएगा। तो मेरा क्या होगा जितना बनाए हैं वो सारा का सारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा सही है। 23 66 इधर भी 23 66 इधर भी, दोनों को हमें क्या करना था कि बराबर दिखाना था। जब बराबर है तो सही है, बराबर नहीं है तो गलत है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यदि करते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हल करेंगे और यदि हल किए तो 510 का भाज्य गुणनफल कीजिए, 510 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 510 का करने के बाद हम क्या करते हैं यहां देख लीजिए एक बार 510 और 510 का करेंगे 2 से देंगे कितना बार में जाएगा दीजिए, ये आपको आना चाहिए। 5 से दीजिए 25, 3 से दीजिए 17 से दे दीजिए। अब तो नहीं ना जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। चलिए 92 का कीजिए 2 से देंगे फिर 2 से दीजिए और जाएगा नहीं जाएगा 23 से दीजिए। तो यहां देखिए हम क्या करें 510 का जब फैक्टराइज किए तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है। कितना है इतना है। अब 92 का करेंगे तो कितना देगा मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू मैच कौन कर रहा है ये कर रहे। जब ये मैच्योर हो गया मैच कर रहा है तो एचसीएफ जो आएगा 510 और इसका वो कितना जाएगा कितना आएगा कितना आएगा जल्दी बताइए 2 आएगा। तो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा आप कुछ नहीं करेंगे 2 लिखेंगे और एलसीएम कितना आएगा तो एलसीएम आने का बाद क्या है ये दोनों में से एक लिखिए फिर 1 2 दिया 3 दिया 5 दिया 17 दिया और 23 दिया। आप इसको गुना करेंगे गुना कीजिए जल्दी है ना। गुना करने के बाद आपका जो आएगा वो आएगा 23,460 कितना आ जाएगा 23,460। आप इसको गुना कर लीजिए 23,460 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा कम नहीं आएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि ये मेरा आंसर हो गया तो आप जांच कर सकते हैं। क्या करेंगे जांच कीजिए। इधर जगह बहुत खाली छोड़े हम इसीलिए है ना। आप जांच कीजिए और जांच में दर्शाइए। आप इसको बनाइए जांच क्या करेंगे तो जांच करेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगा एलसीएम गुना एचसीएफ यही होगा। पहली संख्या मेरे पास क्या है 510 और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है 92 बराबर क्या करेंगे बराबर एलसीएम मेरे पास कितना आया तो 23,460 गुना एचसीएफ 2 आया। इधर कितना आएगा 0 6 दूनी 12 के 2 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 23,920। तो इधर भी कितना आ जाएगा 0 का 0। 92 को गुना करेंगे 1 से 92 बाकी हाथ में 9 आएगा। चलिए 46 कितना आ गया इधर भी तो ये क्या आ जाएगा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा बराबर रहते हैं 46,920 46,920। तो ये मेरा बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। बिल्कुल क्या बन रहा है सही बन रहा है। अब सही बन रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बचा है तीसरा वो मैं कंप्लीट करता हूं फिर तीसरा क्वेश्चन पर आऊंगा चौथा पांचवा छठा सातवां और आज छोड़ेंगे नहीं पूरी की पूरी समाप्त करके जाएंगे। आपसे वादा किए हैं उसको हम पूरा करेंगे।
ये दूसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट एक बचा था, मैं इसको धुआं धुआं कर दूं। यदि आप समझ चुके हैं, वीडियो को स्किप कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम कितना है। चलिए धुआं धुआं करने की बारी है, धुआं धुआं करने की बारी है। तो हल में क्या करेंगे, हल चलाएंगे नहीं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 54 का फैक्टराइज करेंगे, 54 का गुणनखंड करेंगे। आप 54 का गुणनखंड कीजिए, 2 से दीजिए, फिर 3 से देंगे, फिर क्या करेंगे, 3 से दीजिए, फिर 3 से दीजिए। आपको क्या करना है कि गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए, आपको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। और आपके पास बच गया 336। 336 का गुणनखंड कीजिए, 2 से दीजिए, 2 1 का 1 बच गया, यहाँ कितना, 1 बचा, 13 हो गया, 2 6 का 12, 1 बचा 8, फिर से 2 से दीजिए, 8 दूनी 16, 4, फिर से 2 से दीजिए, 2 बार में, फिर से 2 से दीजिए, 25 बार, फिर 3 से दीजिए, 7 बार में, 7 से दीजिए, 1 बार में। अब आपके पास जो एचसीएफ बचेगा वो क्या हो जाएगा, सब सॉरी, सबसे पहले फैक्टर को देखते हैं, 54 के बराबर आएगा 2 गुना 3 गुना 3 और कुछ नहीं, एक को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, 336 के समान आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। मैच कौन कर रहा है, 1 2 इधर से कर रहा है और 3 यहां से कर रहा है, ये कर रहा है। जब ये कर रहा है तो एचसीएफ कितना आएगा, तो जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 2 गुना 3 इक्वल टू 6। 2 गुना 3 ये एचसीएफ आएगा, मिल रहा है 3 और 2, 3 और 2। तो हमने क्या किया, जो संख्या मिला उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, एक से अधिक संख्या मिलने पर गुना करेंगे। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम बराबर होगा, तो एलसीएम कितना, इससे 1 लिखिए, 1 2 लिखेंगे, और यहां कितना 2 बच गया, 3 तो 3 लिखिए। 3 कितना है, यहां 2 गो है, 2 गो लिखेंगे, और ये दोनों में से 1 लिखेंगे, और 7 बच गया। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 और 48 आपका कितना हो जाता है, आ जाएगा आपका 8 तिया 24 के 4, 2 48 और 2 50, 4 तिया 12 के 2, 6 चौका 24 और 1 25, 30 24, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 3024। ये आ गया एलसीएम, और ये आपका एचसीएफ आंसर बनके तैयार हो गया। अब हम करते हैं जांच। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जांच। एनर्जी कम नहीं हुआ, जांच करने के साथ साथ क्या करेंगे, जांच करेंगे, और जांच में लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या गुना क्या होगा, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। तो पहली संख्या मेरे पास कितना है, तो पहली संख्या मेरे पास दिया है 54, पहली संख्या 54 और दूसरी संख्या दिया है 336। एलसीएम मेरे पास कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 3024 और एचसीएफ दिया है 6। तो चलिए इसको आप गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 बाकी 1, 6 0 1 6 3 18, 18,144 गुना कीजिए आप, 18,144 ही इधर आएगा, आप गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका हम क्या किए हैं, इसका धुआं धुआं कर दिए। अब तीसरे पार्ट पर आते हैं, और तीसरे पार्ट आने से पहले एक छोटी छोटी रिक्वेस्ट आपसे कहते हैं, छोटा सा रिक्वेस्ट है। और छोटा सा वो रिक्वेस्ट क्या होगा, गब्बर हिस्वेक नहीं, गब्बर यहीं रहेगा, आप लोग लिखिए, और तब तक इसे नहीं छोड़ेंगे
जब तक इसे नहीं तोड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे करना है कीजिए। मैं यहाँ तो तीसरा क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का तीसरा क्वेश्चन में 3 पार्ट है, और तीनों पार्ट को हम क्या करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। और धुआं धुआं करेंगे, लेकिन आप मेरा साथ देते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जाके फॉलो कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि उसको आगामी माध्यमिक परीक्षा 2027 में हम उसे मदद कर सके। और जितने भी श्रोता बंधु उनको फिर एक बार पुनः अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है कि ज्ञात करना है। ये आपके पास पूर्णांक दिया है 12, 15, 21, 17, 23, 29 और 8, 9, 25। ये 3 क्वेश्चन में 3-3 पूर्णांक दिया। अब 3 पूर्णांक दिया, और इन पूर्णांकों को किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइज्म रूल्स के द्वारा इनका क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जब तक इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइज नहीं करेंगे, तब तक ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसीलिए चलिए हम इसको हल लिखते हैं, और हल लिखने के साथ साथ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तीनों का फैक्टर करते हैं। तो 12 का फैक्टर करना है, 12 का कीजिए आप। 12 का कितना आएगा, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 से देंगे 1 लिखना, 15, 3 5 15, 5 से देंगे 1 बार, 21, 21 का करेंगे 3 7 बार, 7 से 1 बार। तो चलिए 12 का कितना आएगा फैक्टर, 12 का आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 15 क्या आएगा आपका 1 गुना 3 गुना 5, और 21 का जो आया आपका वो 1 गुना 3 गुना 7। मैच कौन कर रहा है मेरे भाई, तो मैच मेरा जो है वो 3 मैच कर रहा है। ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सिर्फ 3 ही ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, हाई कॉमन फैक्टर कॉमन है, तीनों में क्या है, कॉमन है। तो जब तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ जो होगा वो 3 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, 3 हो जाएगा। यदि एचसीएफ 3 होगा तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम क्या करेंगे अभी हम देख लेते हैं कितना आएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2, 3 को एक बार लिखिए आप, 5 को एक बार और 7 को एक बार, 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42 यानी 420 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए यदि ये समझ गए तो इस क्वेश्चन को बनाए, इस क्वेश्चन को बनाए, वीडियो को स्किप करें। मैं आदित्य सर आप तमाम स्टूडेंट्स को हार्दिक अभिनंदन दे करता हूं अपने चैनल पर। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो आपको पता है कि ये जितना क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्या है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे, बताइए बताइए। जो सारा क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, क्या होगा, अभाज्य संख्या है। सारा का सारा क्या है, जब अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आप देख लीजिए यहां, तो जब अभाज्य संख्या है ना, चूंकि सभी संख्याएं लिख देंगे, सभी संख्याएं अभाज्य है, इसलिए जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि सभी संख्याएं मेच्योर दिया है, अभाज्य दिया है, तो एचसीएफ निसंदेह क्या होगा, 1 होगा। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए हम करेंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको गुना करके लिखते हैं, गुना करना के लिए आता होगा, आता है, तो गुना करने के लिए आता है, तो चलिए गुना कीजिए। 11,339 इसका आएगा, 11,339
39 जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। आप गुना कर लेंगे, ठीक है, गुना करके संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इतना ही आएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 8, 9 और 25, इसमें भी क्या है, एक संख्या जो है वो क्या आ जाएगा, अब आज तो है नहीं, तो चलिए फैक्टर करते, लेकिन फैक्टर करने 8 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 गुना 2, सॉरी 4 बार में 2 से करेंगे, 2 बार में 2 से करेंगे 1 बार। 9 का फैक्टर करेंगे 3 3 3 से 1 बार। 25 का करेंगे 5 5। तो यहां देखिए क्या आता है, 8 का करने के बाद आएगा आपके पास, सॉरी 8 का फैक्टर करने के बाद 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना। 9 का करेंगे तो 1 गुना 3 गुना 3, और 25 का करेंगे तो आपके पास क्या देगा, 1 गुना 5 गुना 5, यही ना देगा। तो जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मिल कौन रहा है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, 1 मिला। तो एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा इसको आप गुना कर लेंगे, कितना करेंगे, तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे 2 की घात 3 है ना, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। अब इसको गुना करेंगे 22,338 आंसर इसका आएगा कितना, सॉरी आप इसको गुना कर लीजिए एक बार, कितना देगा यहाँ देख लेते। 9 × 72 को 25 से गुना करने के बाद कितना देगा, या छोड़िए 25 80 कितना हो जाएगा, 200। 200 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 1800, कितना आएगा 1800 आंसर आ जाएगा। अब गुना कर लीजिए कितना देगा, 1800 देगा। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट हमने बिल्कुल आसान तरीके में सब खत्म किया। अब चौथा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ जो दिया है 306 और 657 का, एक संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि एलसीएम क्या होगा, किसका किसका, तो 306 और 657 का, ये दोनों का एलसीएम निकालना है हमें, ये दोनों का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करें, जी नहीं, एलसीएम निकालने के लिए फैक्टराइज ना करके हम सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूले तरीके से अपनाएंगे। क्योंकि मेरे पास एक आसान ट्रिक होगा, और आसान ट्रिक क्या क्या है ये आपको हम बता दें कि आसान ट्रिक है जो दिया क्या है, तो दिया है मेरे पास, देखिए पहली संख्या, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या दी है 657, एचसीएफ दिया है आपका 9। फाइंड आउट करना है एलसीएम, क्या करना है कि एलसीएम बराबर हमको निकाल के दिखाना है, और एलसीएम बराबर निकाल के दिखाएंगे तो कुछ नहीं। चलिए तो आपको क्या एक जांच में एक फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखेंगे, थोड़े बहुत अंग्रेजी झाड़ दीजिए। वी नो डेट, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरा, तो जानते हैं कि पहली संख्या जो है क्या है, कि पहली संख्या जो है गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। तो पहली संख्या मेरे पास दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है 657, और एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम लिखेंगे, और एचसीएफ दिया है कितना, 9। चलिए बिना देर किए क्या करना है, 306 गुना 657 रहेगा। अब यहाँ एलसीएम रहेगा, और इसको 9 को जैसे लात मारेगा इधर भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। चलिए गाड़ी इसकी 9 × 27, 9 × 36 खत्म, 34 बार में उड़े। अब जब 34 बार में खत्म ही हो गया तो 34 गुना कितना, 657 इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम के बराबर होगा। अब ये दोनों को गुना कीजिए, कितना देगा
दोनों को गुना कीजिए 22,338 कितना देगा 22,338 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम हमने फाइंड आउट कर दिया कितना, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 22,338। ये आपका आंसर। कोई डाउट, कोई शक? जी नहीं, नहीं आती है तो वीडियो को ध्यान से शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर करेंगे ही, आप लोग को नहीं बोल रहे, आप लोग ईमानदारी पूर्वक लिखिए। हम हटे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको 100% मार्क्स उठाना है। तरह की जांच करना है। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या दिया है, कोई प्राकृत संख्या दिया है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप एक चीज जान लीजिए कि यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ध्यान दीजिएगा यहां कि यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप की होना चाहिए। यदि किसी संख्या का गुणनखंड तो ही 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो लिख सकते हैं, चूंकि कोई भी संख्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n है ना के रूप का होगा। देन क्या है कि 6 का यदि हम गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं कि 6 का गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड कितना आएगा 2 गुना 3, और 2 गुना 3 क्या है ना 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो लिखेंगे इसीलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं। अब जब नहीं है तो कभी भी जो होगा 6 की घात n है ना, कभी शून्य पर समाप्त नहीं, कभी भी क्या होगा कि शून्य पर समाप्त ही नहीं होगा यदि इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप जो 2 की घात n और 5 की घात n, कहने का मतलब है 2 कितना बार भी हो जाए, 2 बार होती है, 3 बार दे दीजिए, 5 एक बार दे दीजिए, यानी 2 की घात 3 भी हो सकता है, 5 की घात 1 भी हो सकता है। कहने का मतलब 2 की घात 1 हो सकता है, 5 की घात 3 हो सकता है। इस रूप का यदि हो, इस रूप का हो है ना, 2 की घात 2 हो सकता है, 5 की घात मान लीजिए 7 हो सकता है, इस रूप का हो तो ही क्या है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी। अन्यथा यदि इस रूप के अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगा तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए पांचवा क्वेश्चन पूरा करने के बाद आते हैं हम छठा क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात कर रहे हैं
ये संख्याएं आपके पास छठा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इस पार्ट में बचा, उसको मैं खत्म करता हूं। लेकिन छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको धुआं धुआं कर देना है। छठा क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए, डिफाइन करना है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों। तो भाज्य संख्या क्यों है ये हमें दिखाने के लिए क्या करेंगे कि 2 से अधिक गुणज यानी 3 गुणज यदि किसी भी संख्या पर हम शो कर दिए, क्या करना है कि किसी भी संख्या के 3 गुणज को शो कर देंगे तो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और यही बात लेकर हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या को 3 से अधिक गुणज क्या करेंगे, शो करके दिखा देना है। इस संख्या में कितना, 3 से अधिक गुणज यदि हम शो करके दिखा दिए तो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। और आइए चलिए हम शुरू करते हैं, है ना, शुरू करते हैं। तो आपके पास पहली संख्या, इसको हम भाज्य दिखाएंगे, उसके बाद इस संख्या को भाज्य दिखाएंगे। अब देखिए यहां क्या दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसी प्रकार हमें एग्जाम में ले लेना है। लेकिन अब इसमें कॉमन क्या चीज है, तो कॉमन मेरे पास 13, कॉमन क्या है 13, है ना। तो 13 को हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ के तौर पर बाहर निकाल दीजिए। बच यहां क्या गया, 7 गुना 11 गुना 13, जब निकालें 1 और प्लस 1, ये बच गया मेरे पास। यहां से क्या 13 11 7 77 गुना कर दिए 1 से, गुना 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से 11 77 और 1 78, यदि 78 इंटू 1 हम कर दें, यदि क्या कर सकते हैं इसमें कि 78 इंटू 1 इक्वल टू 78। 78 को गुना 1 से करने के बाद हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, जब 78 होगी तो 1 हमें देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और इसी प्रकार से देखिए आप 1 गुणज 2 गुणज और 1 3 गुणज, जब मेरे पास 3 गुणज हो गया तो आपको पता होना है कि चूंकि कोई भी संख्या के 2 से अधिक गुणज होने पे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। लिखेंगे प्रथम गुणज, यहां पे लिख देंगे, इसको आप दे दीजिए प्रथम गुणज, इसको आप लिख दीजिए द्वितीय गुणज, और इसको आप लिख दीजिए तृतीय गुणज। जब मेरे पास कितना है 3 गुणज है, चूंकि लिखेंगे कोई भी संख्या के कोई भी संख्या के 2 से अधिक गुणज होने पर वह संख्या भाज्य कहलाती है। तो आपको प्रूफ मिल गया होगा कि किसी भी संख्या के यदि 2 से अधिक गुणज हो गया तो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसीलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। हमने क्या किया, इसके 3 गुणज को शो कर दिया। अब 3 गुणज जब शो किए तो वह संख्या क्या कहला जाएगी, भाज्य संख्या कहला जाएगी। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से इस संख्याओं को हम क्या करेंगे, 3 गुणज शो कर देंगे। क्या करेंगे, 3 गुणज शो करेंगे। चलिए देख लें, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इनमें से कॉमन क्या आता है, 5 आता है, 5 को बाहर निकालिए। 7 गुना 6 गुना 1 बचा गुना 4 गुना 3 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 1। 7 छक 42, 12 दूनी 24, कितना आता है, चलिए गुना कीजिए। 7 छक 42 और 12 दूनी 24, 42 गुना 24 प्लस 1 कर दीजिए आप। 4 दूनी 8, यहां से देखिए 24 दूनी 48 के 8, है ना। 24 चौका 96 400 108 100 प्लस 1 बचा 5 100
1009 हो गया। अब 1009 को यदि हम इंटू 1 कर दे, 1 से गुना कर दे, तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। जब नहीं होगी तो यहां पर भी कितना गुणज है? ये प्रथम गुणज हो गया, द्वितीय गुणज हो गया और ये तृतीय गुणज हो गया। यदि ये 3 गुणज हो गया, यदि यह 3 गुणज हो गया तो कोई भी संख्या यदि 3 गुणज शो करता है तो वह संख्या भाज्य कहलाती है। लिखेंगे कि कोई भी संख्या के 2 से अधिक गुणज होने पर वह संख्या भाज्य कहलाती है। और जब भाज्य संख्या कहलाई जाएगी तो ये संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। अब आए इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन और अंतिम पड़ाव पर। लेकिन इससे पहले यदि वीडियो पर कमेंट नहीं किए तो कम से कम कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। और चलिए आते हैं अंतिम क्वेश्चन को लेकर। आज का अंतिम क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, बहुत लंबा है। लंबा चौड़ा नहीं फेंकना है। एक बात आता है बताए कि ऐसे आप यदि कुछ भी अभी नहीं है तो आपका कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं आपका होगा। यदि आप कुछ हो, है ना, यदि आप कुछ जिस दिन हो जाएंगे, कुछ तरक्की करने लगेंगे तो लोग आपकी शिकायत करने लगेंगे। और शिकायत वह भी करेगा, शिकायत वह भी करेगा जो आपके फेंके हुए आले पे पलता हो, जो आपके फेंके हुए टुकड़ों पे पलता हो, जो आपके साथ हमेशा रहता हो। इसलिए जब तक खुल के, है ना, विरोध जब तक नहीं होगा, आप समझ लीजिएगा कि हम तरक्की नहीं कर चुके हैं। करने दीजिए, होने दीजिए शिकायत जितनी होनी है ना। और 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले बता रहे हैं कि एक खेल का मैदान है। क्या है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना है। सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना है। कैसा बना है? एक वृत्ताकार पथ बना है, वृत्त के आकार का रास्ता बना है। पथ मतलब रास्ता। इस खेल के मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक चक्कर लगाती है ना, तो कितना लगते हैं? 18 मिनट। मान ली एक स्थान दे दे, प्रारंभिक स्थान। ये प्रारंभिक स्थान है और यहां से सोनिया चक्कर लगाती है, सोनिया चक्कर लगाती है, तो इसको कितना लग जाता है मेरे भाई? 18 मिनट टाइम लगता है। सोनिया को कितना लगता है एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट टाइम लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और यही प्रारंभिक स्थान से रवि भी शुरू करता है, इसको कितना लगता है कि 12 मिनट लगता है। अब 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, वे दोनों क्या कर रहे हैं कि एक ही स्थान पर, है ना, इसी स्थान पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते। मान लीजिए यहां से चल रहा है, इस दिशा में, डायरेक्शन वाली दिशा, इस दिशा में भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है, तो कितने समय बाद जो है ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद जो है ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए बिना देर किए हम बताते कि कितने समय बाद एक स्थान पर मिलेंगे। इसको क्या करना है, एक वृत्ताकार पथ है, यहां मिलेगा पुनः प्रारंभ आके इसी स्थान पे क्या करना है, मिलना है। ये दौड़ा, एक चक्कर लगाई बेचारी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट हो जाएगा। और 36 मिनट में तब तक 3 चक्कर नहीं लगाते थे, लगाते थे। तो यहाँ देखिए 36 मिनट बाद ये दोनों क्या होंगे, 36वें मिनट में दोनों वहां जाके मिल जाएंगे। यदि मिल जाएंगे तो प्रश्न कहता है हल करेंगे, और हल करने के बाद लिखा है प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं अभिष्ट समय, है ना, लिखेंगे अभिष्ट समय 18 और 12 का एलसीएम।
तो 18 का गुणनखंड कीजिए, कितना देगा, 2 या 6 या 18, और 12 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। मैच कौन कौन हो रहा है देख लीजिए एक बार, यहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ से मैच हो रहा है। तो एलसीएम जो होगा कितना, 18 12 का जो एलसीएम होगा कितना, 18 12 का कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 दूनी 4 3 9 36। तो एक चीज जान लीजिए कि रवि और सोनिया जो है 36वें मिनट में पुनः क्या होंगे, मिलेंगे, यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। क्योंकि लिख सकते हैं यहां हम, अतः वे दोनों 36वें मिनट में है ना पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर विजिट कर वीडियो को फॉलो जरूर कीजिए, नहीं शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बेजोड़ तगड़े अंदाज में। जय श्री राम।